हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं क्या? हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज हमारा अल्टरनेटिंग करंट का एक खास और बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, जिसमें हम सीरीज एलसीआर सर्किट को रीड करेंगे। इससे लास्ट हमने क्या देखा था बेटा? हमने प्योर सर्किट देखे थे। वैसे सर्किट और भी हमारे पास आते हैं, जैसे आरएल सर्किट आ जाता है, आरसी सर्किट आ जाता है, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो और रजिस्टर हो, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो। पर उन सभी सर्किट को अगर कंबाइनली देखा जाए तो आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तीन एलिमेंट देखेंगे, तो हम इसको सीरीज एलसीआर सर्किट को पहले समझें कि सीरीज एलसीआर सर्किट कैसे वर्क करता है, या कैसे इसमें करंट निकाला जा सकता है, कैसे वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर मैं आरसी और एलआर सर्किट को देखूंगा या एलसी सर्किट को देखूंगा, तो बिल्कुल आपको इसको समझने के बाद वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया तो उनको समझना और भी आसान है। अब देखो, इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, समझना। हमने कहा कि जो एसी है वो कंप्लीट साइकिल में जीरो आता है बेटा। कंप्लीट साइकिल में कितना आता है? जीरो। और हमने ये भी देख लिया कि जब हमारे पास प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, तो हमारा करंट लैग या लीड कर जाता है ना। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो फेज डिफरेंस जनरली 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री। अगर कैपेसिटर है तो करंट आगे होगा, और अगर इंडक्टर है तो पोटेंशियल या वोल्टेज हमारे पास आगे होगा बाय 90 डिग्री। पर क्या हो अगर ये दोनों आ जाएं, या क्या हो ये तीनों एक साथ सर्किट में आ जाएं? तो हमने यहाँ पर सीरीज एलसीआर सर्किट एक ड्रॉ किया हुआ है। इसको मैंने अल्टरनेटिव सप्लाई से जोड़ के रखा है, जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें एक करंट आई फ्लो होगा। ऑब्वियसली सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट है तो सब में करंट सेम फ्लो होगा। सब में करंट कैसा फ्लो होगा बेटा? सेम। पर सब में वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस वीएल, कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी, और रेजिस्टर्स के अक्रॉस वीआर मैंने पोटेंशियल लिया है। तो ये पोटेंशियल सबके ऊपर अलग अलग ड्रॉप होगा। सीरीज सर्किट में आप जानते हैं ना, करंट सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो हमारा सर्किट पावर कितनी खाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। हाँ, और ये सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हमारे करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसे भी समझेंगे। यहाँ पे उसे नाम दिया जाएगा इम्पीडेंस। क्या नाम दिया जाएगा बेटा? इम्पीडेंस नाम दिया जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी एल सी एंड आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर द्वारा, तीनों द्वारा या कोई से भी दो अगर हम ले, उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको बोलेंगे बेटा इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। और अगर प्योर इंडक्टर हो तो उसका हमने नाम रखा था रिएक्टेंस। प्योर कैपेसिटर हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्स एल आया था, एक्स सी आया था। हाँ या ना? तो जरा देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट। कि हमारे पास एक डायग्राम पहले से बना हुआ है। हमने कहा कि एक मेरे पास इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, और मेरे जो सप्लाई है वी नॉट साइन ओमेगा टी है। सबसे पहला काम एक काम करिए कि आप इसके जो वोल्टेज हैं, आप तो टोटल वोल्टेज चाहते हैं, हम टोटल वोल्टेज चाहते हैं, तो टोटल वोल्टेज मेरे पास क्या होगा बेटा? या नेट बोले इसको, वी नेट क्या होगा मेरे पास? वी नेट होगा पोटेंशियल अक्रॉस वीएल प्लस पोटेंशियल अक्रॉस वीसी पर पोटेंशियल अक्रॉस वीआर। ऐसे करने जाऊंगा, हाँ है ना? पोटेंशियल अक्रॉस वीएल, पोटेंशियल अक्रॉस वीसी, पोटेंशियल अक्रॉस वीआर। आपको याद है हमने इनको वेक्टर कंसीडर किया था, तो आप डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। इसके लिए पहले इसका फेजर देखिए, और फेजर के बाद इन्हें जोड़ेंगे। तो इसका फेजर डायग्राम हमें देखना होगा। फेजर डायग्राम में बेटा जस्ट मैंने कहा कि कुछ इस तरीके से मेरे पास, ऐसे थोड़ा सा यहां से बनाए, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, यूज अनदर मार्कर। सपोज कि ये मेरे पास करंट है, मैंने इस डायरेक्शन में करंट लिया, ठीक है? मैंने इस डायरेक्शन में करंट लिया, मुझे तीनों वोल्टेज बताना है। तो मुझे पहले से, अगर इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख ले। मुझे पहले से पता है कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता, सिर्फ रजिस्टर होता, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होगा। यानी कि इधर आई है तो इधर ही मेरा वी आर भी होगा। जिधर करंट है उधर ही मेरा रेजिस्टेंस का वोल्टेज, सेम फेज में। और बाय 90 डिग्री से आगे,
90 डिग्री से कौन आगे होगा? अगर करंट इधर है तो 90 डिग्री से VC आगे होगा कैपेसिटर में 90 डिग्री से, सॉरी VL, 90 डिग्री से कौन आगे होगा? VL। इंडक्टर में कौन लीड करता है? इंडक्टर में कौन लीड करता है? वोल्टेज। कितने से लीड करता है? 90 डिग्री। किससे लीड करता है? करंट। तो मैंने यहाँ पे करंट को बनाया, वोल्टेज को 90 डिग्री आगे बना दिया, इधर मेरा VL। ठीक है। फिर बात है कैपेसिटर की। कैपेसिटर में क्या लिखेंगे बच्चे? VC। VC क्या करेगा? सर VC तो लैग करता है। VC लैग करेगा, कितना लैग करेगा मेरे पास? 90 डिग्री से। कितना लैग करेगा? 90 डिग्री से। ये मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया है उससे इंफॉर्मेशन को अगर आप लेकर आएंगे तो आपको ये ठीक से समझ में आएगा कि मैंने VR को इधर इसलिए बनाया कि जिस फेज में करंट है उसी फेज में वोल्टेज है। मैंने VL को यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे है कौन? वोल्टेज। किसमें बेटा? इंडक्टर में। और मैंने VC को नीचे बनाया तो इससे ये पता चला कि वोल्टेज जो है वो पीछे है, लैग कर जाता है किसमें बेटा? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बाय 90 डिग्री। तो ये मेरे पास तीन वेक्टर्स है, VL, VC, VR, ये तीन वेक्टर्स हैं। सोचो अगर इसको मैं रिड्यूस करूं तो इसको कैसे रिड्यूस करूंगा बेटा? इसको रिड्यूस करने के लिए हम जाए सॉरी, इसको रिड्यूस करें कि अगर मैं देखूं ये VL ऊपर है, VC कहां है? नीचे। VL ऊपर, VC नीचे। अगर इसका रिजल्टेंट निकालूं तो क्या VL माइनस VC लिखूंगा? एक वेक्टर ऊपर एक नीचे, VL माइनस VC। तो नेक्स्ट जो मैं ग्राफ बनाऊं वोल्टेज का, उस ग्राफ में बेटा इधर कौन आएगा? इधर आएगा सर VL माइनस VC। VL माइनस VC। और इधर कौन आएगा बेटा? इधर आपका आएगा VR। इधर कौन आएगा? VR। इधर VL माइनस VC। जिधर VR है उधर ही कौन है बच्चे? करंट। जिधर VL है उधर ही कौन है बेटा? करंट। तो ये मैंने ग्राफ बनाया मेरा पोटेंशियल का। अब सुनो, यदि VL बड़ा है किससे? VC से, तो पॉजिटिव आएगा यानी कि ऊपर की तरफ रहेगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में से। और यदि VC बड़ा होता VL से तो ये कहां आता? नीचे। तो उस समय पीछे करता, कहां आता रिजल्टेंट? इधर की तरफ। अभी हमने कंसीडर किया कि जो इंडक्टेंस का वोल्टेज है वो कैपेसिटर से ज्यादा है। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट निकालो। एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या वो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा? उसे बोलेंगे बेटा V नेट। और V नेट क्या आएगा? V नेट कैसे निकालेंगे? ये लो, सबका सम करना है। सबका सम करना है तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। 90 डिग्री का एंगल है तो ये VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वेक्टर सम याद है? VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VL माइनस VC का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट वोल्टेज। तो जो मेरे पास नेट वोल्टेज आएगा वो सबका डायरेक्ट सम नहीं करना है। सम कैसे करना है बेटा? सम किया जाएगा अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप सम निकालेंगे। डायरेक्ट इनको ऐड करने की गलती ना करें क्योंकि ये कोई स्केलर नहीं है, आपने इनको वेक्टर कंसीडर किया है क्योंकि आप इन्हें कहां बता रहे हैं बेटा? फेजर पर। तो ये मेरे पास नेट वोल्टेज की मेरे पास इक्वेशन आई कि नेट वोल्टेज मेरे पास आएगा पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस VL यानी कि इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस माइनस VC इंटू उसका होल स्क्वायर, उसका सबका अंडर रूट। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। यहां पर जरा देखिए जो नेट वोल्टेज आया है और ये जो मेरे पास करंट है इसके बीच में एक डिफरेंस, इसको बोलते हैं फाई। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस किसके बीच में लिखा जाता है? वोल्टेज और करंट के बीच में। अगर ये ऊपर है इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। किससे? करंट से। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। कितना लीड कर रहा है बेटा? फाई, यानी कि वोल्टेज आगे है। और वोल्टेज अगर आगे है तो ऐसे सर्किट को इंडक्टिव कहा जाएगा। इंडक्टिव इन नेचर। डोमिनेंट कौन कर रहा होगा इसमें? VL। डोमिनेंट कौन कर रहा होगा? VL। तो यहां पर फेज डिफरेंस हमने कितना लिया बेटा? 5। इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। वैल्यू निकालो, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालने के लिए। पहले तो tan फाई, जरा tan फाई निकालो। tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर है VL माइनस VC अपॉन में बेस की जगह आप लिखेंगे VR।
इसे हम फीस पता करने के लिए यूज करेंगे, VL माइनस VC अपॉन में VR, पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर माइनस पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर अपॉन में पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। अब ये कैसे निकाले जाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं कि VR क्या होगा, चूंकि करंट सब में सेम है, करंट तो सब में सेम है, तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस VR क्या होगा, I इंटू R। मैं आपसे पूछूं कि VL क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर I इंटू XL। अगर आपको याद हो, अरे ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कॉइल। तो कॉइल कितना ऑफर कर दी, XL। क्या XL को आपको याद है, ऐसे भी लिखा जा सकता है I इंटू ओमेगा C, ओमेगा L, I इंटू ओमेगा L। बहुत बढ़िया, यहां पर आ जाओ। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा बेटा, करंट सेम है I इंटू, इससे लिखा जाएगा XC, या लिख सकते हैं I इंटू 1 बाय ओमेगा C, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। जरा इन तीनों को ध्यान से देखें, VR, VL, VC, और सबको यहां रखें। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, नेट वोल्टेज V नेट इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं VR की जगह लिख सकते हैं IR का होल स्क्वायर माइनस IXL का होल स्क्वायर, IXL माइनस IXC दोनों लिख दो, और फिर इसका क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। यहां से V नेट, इधर से करंट को कॉमन कर लें, I अंदर क्या बचेगा बच्चे, अंदर बचेगा R स्क्वायर, प्लस साइन है सॉरी, यहां पर प्लस साइन, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस V को इधर भेजें तो ये बनेगा V नेट, नेट वोल्टेज अपॉन में नेट करंट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसका क्या लगेगा, रूट। ये जो टर्म मेरे पास आई है वोल्टेज अपॉन करंट, इसको नाम दिया गया बेटा Z, और Z को बोला गया कि यह इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस है जो इन तीनों ने मिलकर ऑफर किया है। इसका नाम है बच्चे इम्पिडेंस। Z इज कॉल्ड द इम्पिडेंस, इसका नाम हमने क्या रखा, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस है क्या, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तीनों ने मिलकर जो करंट के पाथ में रुकावट पैदा करी उसको बोलते हैं Z। तो ये हमारा हो गया इम्पिडेंस। क्या हो गया, इम्पिडेंस। फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस यहां से और एक तरीके से निकालिए। फेज डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, सर्किट को समझे। यहां से अगर मुझे पता है कि फेज डिफरेंस यानी कि cos tan phi है, तो tan phi लिखा गया V, सॉरी पहले वंस चेक करें कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि नहीं, यस थोड़ा सा नीचे। तो यहां पर लिखा मैंने फेज tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन में VR, या वी कैन राइट, देखो VL की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, IXL, यहां पर लिखेंगे IXL माइनस IXC अपॉन में IR, सब दूर से I कैंसिल, या XL माइनस XC, XL माइनस XC अपॉन में R। तो tan phi और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, tan phi कैलकुलेट किया जा सकता है XL माइनस XC अपॉन में R। इस तरीके से भी आप फेज निकाल सकते हैं, किसके बीच का, नेट वोल्टेज और करंट के बीच का, नेट वोल्टेज और करंट के बीच का। अब क्या क्या केस बनेंगे, यहां से देखो, यहां से क्या केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस, यदि XL बड़ा है बच्चे XC से, यानी कि XL बड़ा है, इंडक्टिव इंपिडेंस बड़ा है, कैपेसिटिव इंपिडेंस है, तो यहां पर बेटा ये tan phi पॉजिटिव आएगा। tan phi कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर्किट में वोल्टेज जो है वो लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड बाय करंट। ये ऐसा लिखो, कैसे बनाए, सीधा डायग्राम में बना दीजिए। नेट वोल्टेज करंट से लीड करेगा 5 डिग्री से, यदि XL बड़ा है, यदि XL बड़ा है,
और यदि एक्सएल बड़ा है तो सर्किट का बिहेवियर जो होगा वो इंडक्टिव टाइप का होगा। यहां पर देखो बेटा, नेट वोल्टेज आगे है ना, तो इंडक्टिव टाइप का बिहेवियर है। डोमिनेट कौन कर रहा है? एक्सएल। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा कि यदि एक्सएल हमारा छोटा हो जाए एक्ससी से, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है वो ज्यादा है। उस समय क्या आएगा बेटा? tan phi की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। tan phi की नेगेटिव यानी कि करंट अगर इधर है तो वोल्टेज उस समय लैग कर जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। तो सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा? कैपेसिटिव। सर्किट का नेचर कैसा होगा? कैपेसिटिव इन नेचर। यहां पर इंडक्टिव इन नेचर। बहुत बढ़िया। इंडक्टिव इन नेचर, कैपेसिटिव इन नेचर। और क्या हो यदि ये दोनों बराबर हो जाए? जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो केस है जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। यानी कि केस नंबर 3 को हम रेजोनेंस केस भी कहते हैं, जब एक्सएल बराबर हो जाए एक्ससी के। एक्सएल बराबर किसके हो जाए बेटा? एक्ससी के। वेन एवर बी एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, जरा ध्यान से देखो फेज डिफरेंस क्या आएगा? tan phi क्या आ जाएगा? अगर tan phi की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा? 0। यानी कि फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 0। tan 0 कब होता है? 0 पर। फेज डिफरेंस 0। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो जिधर करंट है क्या उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होगा? नेट वोल्टेज की बात कर रहा हूं। नेट वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन क्या सेम होगी? यानी फेज डिफरेंस कितना है? 0। फेज डिफरेंस 0 है, जबकि लगा क्या है? आर भी है, एल भी है और सी भी है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन वह कंडीशन है जिसमें सर्किट मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? Z की वैल्यू जरा निकाल के देखो। अगर आप Z की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो XL XC के बराबर है, यानी कि ये टर्म तो 0 हो गई। यानी कि Z जो है सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा बच्चा? अंडर रूट ऑफ आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। Z इज इक्वल टू आर, यानी कि करंट को सिर्फ ये महसूस होगा कि इस सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ है। करंट को सिर्फ ऑब्स्टेकल किसके द्वारा लगेगा? रेजिस्टेंस के द्वारा। एल और सी का ऑब्स्टेकल नहीं होगा। उस समय सर्किट क्या कर रहा है बेटा? इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। सर्किट रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस का मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। उसका रीजन भी सुनो। मैक्सिमम करंट क्यों है? क्योंकि जेड मिनिमम है, रुकावट मिनिमम है, तो करंट मैक्सिमम। क्या बात समझ में आई? और रेजोनेंस के लिए एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे उसे हम अलग से भी समझेंगे, पर यहां पे देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस यानी कि हर समय सर्किट मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को लिखना है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी आपने किया है ना, इसको ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। इसको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर इसको 2 पाई एफ कर दिया जाए तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। F is equal to 2 pi under root of LC. This is called the resonance frequency. क्या ये दिखाई दे रहा है? हाँ, ऊपर लिख देते हैं। ऊपर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चा? फ्रीक्वेंसी आई 1 अपॉन में 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल और सी। यानी कि एल और सी को सेट करके इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। यानी कि सर्किट में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी दें जब इस सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो वैसे उस सर्किट में उस समय करंट मैक्सिमम होगा। और जिस समय इसमें करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम किसके बराबर है बेटा? Z इज इक्वल टू आर के बराबर है कि सर्किट में जो करंट है उस करंट को लगेगा, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ रुकावट इसकी वजह से है। बाकी टाइम क्या होगा? बाकी टाइम ये होगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी ऑल दिस थ्री इज Z। और Z बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? R पर भी, XL पर भी और XC पर भी। पर एक्सएल और एक्ससी अगर दोनों बराबर हो जाए तो रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो सकती है, यानी कि उस समय सर्किट में मिनिमम
रेजिस्टेंस होगा यानी सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा या सर्किट में पावर मैक्सिमम उस समय आप ले सकते हैं, क्योंकि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर। तो पावर मैक्सिमम यानी कि करंट मैक्सिमम, क्योंकि जेड मिनिमम है। इन इन केसेस को देखें, इंडक्टिव बिहेवियर कब किया अपने सर्किट में? भाई जब आपका एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से तो इंडक्टिव, और जब आपका एक्सएल छोटा होगा एक्सी से तो कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटिव इसका मतलब करंट लीड करो। कैपेसिटिव मतलब करंट को लीड कराओ बाय 5, जितना भी फेज होगा 5 से लीड कराओ। इंडक्टिव वोल्टेज को लीड कराओ, कितना लीड कराओ? बाय 5। अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0, और ये कब होगा? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चा? उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? जैसे मैंने वोल्टेज के लिए एक ट्रायंगल बनाया है, वैसा ही इस रेजिस्टेंस, इस इम्पीडेंस के लिए भी एक ट्रायंगल एज्यूम किया जा सकता है। देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल उसे कहते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में बच्चे लेता हूं आई, इधर तो लिया जाएगा आर, और ऊपर आप क्या लेंगे बच्चे? ऊपर आप लेंगे एक्स एल माइनस एक्सी। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे जेड। ये क्या है मेरे पास? 5। इधर वोल्टेज था, ये रहा वोल्टेज। क्या था हमारे पास? VL माइनस VC, तो इसको लिखा जा सकता है एक्सएल माइनस एक्सी। और इधर कौन था बेटा? आर। तो फिर से वही देखो, टेन फाइव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एक्सएल माइनस एक्सी। बेस कितना है? आर। तो ये मैंने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना? इसमें एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसको हम समझेंगे, उसका नाम है कॉस फाई। कॉस फाई, कॉस फाई को बोला जाएगा पावर फैक्टर। क्या बोला जाएगा बेटा? पावर फैक्टर। विच और रिस्पॉन्सिबल की सर्किट में कितनी पावर की खपत होगी वो डिपेंड करता है कि कॉस फाई क्या है। अभी हम पावर इन ऐसे सर्किट में इस टर्म को यूज करेंगे। अभी मोटा मोटा याद रखे कि कॉस फाई एक टर्म है जो पावर फैक्टर कहलाती है। टेन फाई एक टर्म है जो कि हमें क्या देती है? फिर फेज डिफरेंस दे सकती है। तो कॉस फाई इस ट्रेंगल में, ये किसका ट्रेंगल है? ये इम्पिडेंस का ट्रेंगल है। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने जैसे जैसे वोल्टेज बना था, वोल्टेज यहाँ पर VL माइनस VC है तो मैंने यहाँ पे VL माइनस VC, इधर VR है तो इधर मैंने R ले लिया। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसका क्या है? Z। अरे हाँ कि ना? डायगोनल क्या होगा? बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका रूट लगा दो तो जेड बन जाएगा। ये रही जेड की वैल्यू। कॉस फाई एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर यहां से कॉस फाई निकालो। कॉस फाई क्या होता है बेटा? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो वी कैन राइट आर बाय जेड। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पावर फैक्टर क्या है मेरे पास? आर बाय जेड। पावर फैक्टर क्या है? आर बाय जेड। पावर फैक्टर क्या आया? आर बाय जेड। क्या बात समझ में आई? आर बाय जेड। तो एक टर्म मुझे पता चली पावर फैक्टर, एक टर्म मुझे पता चली इम्पीडेंस, एक टर्म मुझे पता चली नेट वोल्टेज, एक टर्म मुझे पता चली फेज डिफरेंस, एक टर्म मुझे पता चली बेटा जेड मिनिमम कब होगा रेजोनेंस कंडीशन में, और एक टर्म मुझे पता चली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और अगर ओमेगा लिखा तो इसको एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि सर्किट की खूबसूरती देखिए, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस अलग होगा, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस अलग होगा, और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होगा। दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आई क्या बात समझ? कैसे करना है समझ में आया? सबसे पहले वोल्टेज नेट चाहिए, वेक्टर बना दीजिए फेजर डायग्राम की मदद से। वोल्टेज को सॉल्व करिए तो VL माइनस VC, यहाँ से नेट वोल्टेज लिखिए। अब हम जानते हैं यहाँ पर हमने tan फाई लिया है। tan फाई क्या है देखा? फेज। कौन आगे है यहाँ पे? वोल्टेज डोमिनेट, वोल्टेज आगे है करंट से, इसलिए कैसा सर्किट? इंडक्टिव टाइप का है। कैसे निकाला? VL माइनस VC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC अपॉन में VR। या तो वोल्टेज दिया हो तो फेज निकाला जा सकता है, या फिर
रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया हो तब भी आप फेज निकाल सकते हैं, और यदि फाई पॉजिटिव आया तो कौन आया, फाई पॉजिटिव आया तो वीएल, वो इंडक्टिव टाइप का सर्किट होगा, और फाई नेगेटिव आया तो कैपेसिटिव टाइप, कैपेसिटिव नेचर होगा। कैपेसिटिव नेचर जब कोई आपको बोले तो आप ये बोल सकते हैं कि उसमें करंट लीड करेगा, किससे बेटा, वोल्टेज से। इंडक्टिव बोले तो उसमें वोल्टेज लीड करेगा। और रेजोनेंस केस में तो कोई लीड लैग है ही नहीं, दोनों सेम फेज में आ गए। इसका मतलब करंट को ऐसा लगा कि यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस है, क्योंकि उस समय इंपिडेंस की वैल्यू किसके बराबर थी, जेड के बराबर। किसके बराबर थी बच्चे, इंपिडेंस की वैल्यू जेड के बराबर थी। ओके, तो आई क्या बात समझ में बेटा। आ जाइए, ये जो जेड बना है, जो हमने जेड बनाया है उसका ग्राफ देखते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पिडेंस का ग्राफ बनाऊं, जैसे हमने सबके लिए बनाया है, आपको याद है, पहला हमने ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी वर्सेस रेजिस्टेंस के बीच का, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा ग्राफ हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल के बीच, हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और तीसरा ग्राफ हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सी के बीच में ये ग्राफ गिरता हुआ था। ये कब है, जब प्योर रजिस्टर हो, प्योर इंडक्टर हो, प्योर कैपेसिटर हो। अगर तीनों आ जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कि ग्राफ खींचना है, ये है ग्राफ Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। भाई Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आपको खींचना है, तो कैसे ग्राफ होगा, हमने कहा Z की वैल्यू पहले कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस कम होगा। इनका डिफरेंस कम होगा तो इसकी Z की वैल्यू कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक समय इनके बीच का डिफरेंस जीरो। अगर इनके बीच का डिफरेंस जीरो तो सर्किट कहां पहुंच गया, रेजोनेंस कंडीशन में। और रेजोनेंस कंडीशन में गया तो Z मिनिमम, मिनिमम कितना बेटा, R के बराबर। मिनिमम कहां गया, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ये रही, मिनिमम कितना, R के बराबर। फिर क्या होगा, फिर इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, तो एक क्या है, एक ओमेगा एल होता है और एक होता है 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी, एक में फ्रीक्वेंसी ऊपर है, एक में नीचे है। तो पहले इनके बीच का डिफरेंस कम होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस कम होगा तो जेड भी कम होगा, यानी कि जेड की वैल्यू सर्टेन वैल्यू तक डिक्रीज होगी। एक समय वो मिनिमम हो जाएगी, जिस समय वो मिनिमम होगी उस समय रेजोनेंस कंडीशन पे पहुंच जाएगा। या ये जेड मिनिमम लिखें, जेड मिनिमम किसके बराबर होगा, सर्किट को लगेगा सिर्फ रेजिस्टेंस है। जिस समय वो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटा आप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस कम होता गया तो Z कम होता गया, फिर क्या होगा, फिर इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो Z बढ़ता जाएगा। Z पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा, जहां पर ये सबसे कम होगा वहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखना है। क्या आई बात समझ में, ये है Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं, Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, कि पहले कम होगा फिर इंक्रीज होगा। ये किसके लिए, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। अब देखो कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं, कैसे कि भाई सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सर्किट में रेजिस्टेंस इंपिडेंस क्या होगा, कुछ इंपिडेंस वाले क्वेश्चन देखो। तो आपको नेट वोल्टेज और आपको इंपिडेंस निकालते आना चाहिए। सपोज आई हैव क्वेश्चन, कि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि बेटा मेरे पास ये एक लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक मेरे पास इंडक्टर लगा हुआ है, आगे पीछे लगा सकते हैं ना, सीरीज है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कोई ऐसे सोर्स लगा हुआ है, सीरीज है ना। अरे हाँ, क्यों नहीं? सीरीज सर्किट है ना, आगे पीछे जोड़ सकता हूँ ना। सर यहाँ आर क्यों लगाया, यहाँ आई क्यों लगाया, अरे सीरीज है, समझ में। और मैंने कहा कि जो ऐसी सोर्स लगाया गया उसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ 30 वोल्ट, यहाँ पर ड्रॉप हुआ 60 वोल्ट, और यहाँ पर मान लेते हैं 100 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ 30, 30, 60 एंड 100। मैंने कहा कि भाई नेट वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया गया होगा, नेट वोल्टेज कितना दिया गया होगा। तो अब क्या करने वाले हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नेट वोल्टेज बताइए,
इस सोर्स ने कितना, पहले बताओगे क्या, पी की वैल्यू बताओगे कि आरएमएस वैल्यू बताओगे? हमेशा आरएमएस। कौन से बताएंगे बच्चे? आरएमएस। इस सोर्स ने कितना ईएमएफ इनके ऊपर अप्लाई किया होगा? तो एक आंसर तो हो सकता है कि आप 60, 30, 90 और 100, 190। पर ऐसे आपको करना नहीं है। जब नेट हमें पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे बच्चे रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। याद है अपने एज अ वेक्टर के जैसे उसे प्रिडिक्ट किया है ना। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि बेटा वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं है। जिस टाइम पर इसमें पिक रहा होगा उस टाइम पर इस पे भी वोल्टेज का पिक रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। रेजिस्टेंस अगर सभी होते तो मुझे पता है कि इसमें कोई लैग लिंक नहीं है, जहां जिस समय इसमें मैक्सिमम उस समय इसमें भी मैक्सिमम रहा होगा। पर जिस समय इसमें मैक्सिमम है यहां पर मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इंडक्टर। तो सॉल्व करें इसको, कैसे करेंगे? बोलो बोलो। अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर, वी आर मतलब 30 का स्क्वायर, प्लस इधर लिखो वी एल माइनस वी सी यानी कि 60 माइनस 100 और इसका होल स्क्वायर। इट्स 30 स्क्वायर प्लस कितना बचा, 40 स्क्वायर। इस स्क्वायर को बाहर करो 10 अंडर रूट, ये क्या हो गया बेटा 9 प्लस 60 25। ये कितना है बेटा 50 वोल्ट। ओहो, कितना आपने लगाया, 50 वोल्ट। देखो देखो, और कितना आया, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट और 100 वोल्ट। जो आपने आरएमएस दिया है, जो यहां से सोर्स से दिया है, वो कितना दिया है बेटा? ईएमएफ बोल दो इसको। वो 50 वोल्ट दिया है। देखो इस सर्किट की खूबसूरती, दिया 50 वोल्ट है, यहाँ पर 30 वोल्ट नहीं मिल रहा है, कम मिलना पॉसिबल है। देखो यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है 60 वोल्ट, यहाँ कितना 100 वोल्ट। अरे हाँ कि ना, यहाँ पर 100, तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अगर 100 दोगे तो सर मैक्सिमम 100 मिल सकता है, 100 से ज्यादा कैसे मिल गया? तो मैं तो सिर्फ उनको सॉल्व कर रहा हूँ। नेट पोटेंशियल कितना, मैंने कैसे किया, वेक्टरली सॉल्व किया। कैसा सॉल्व किया बेटा? वेक्टरली। फिर बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों ये सर्किट बिहेव कर रहा है। जस्ट बिकॉज के सर्किट में वोल्टेज और करंट लीड और लैग कर रहे हैं, ये ऐसी सर्किट है बेटा। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि फिर मेरे पास एक सर्किट है जिसमें ये लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक क्या लगाया बच्चे, अपने कैपेसिटर इसके ऊपर लगाया। ठीक, यहाँ पे कोई ऐसी सोर्स दिया होगा। ये है मेरा आर, ये है मेरा एक्सएल और ये है मेरा एक्ससी। एक आर, एक्सएल और एक्ससी, और इन सब की वैल्यू मुझे दे दी गई है। इस पर वैल्यू दे दी गई 10 ओम, इस पर दे दी गई 8 ओम, इस पर दे दी गई 6 ओम। कौन दे दिया गया है? एक्ससी। एक्ससी कितना दे दिया गया बेटा? एक्ससी 6 ओम। एक्सएल कितना दिया गया है? एक्सएल दिया गया है 8 ओम। और रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा? रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 10 ओम। और हमसे पूछा गया कि सर्किट में रजिस्ट्री टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि सर्किट में हमसे ये पूछा गया है कि भाई नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, यानी कि आपसे पूछा गया है जेड। इम्पिडेंस पूछा गया ना, नेट रेजिस्टेंस यानी कि क्या लिखेंगे आप? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आर एल और सी। यदि किसी दो ने भी जो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं इन पाथ ऑफ करंट, उसको आप बोलते हैं इम्पिडेंस। फिर से निकालो, सेम फॉर्मूला है। इम्पिडेंस कैसे निकाला जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे? आर स्क्वायर मतलब आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है मेरे पास? एक्सएल है 8 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर। इधर 10 का स्क्वायर किया आपने तो ये आया 100 प्लस इधर 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 है ना, 8 माइनस 6 कितना है? 2 का स्क्वायर 4। आंसर क्या है बच्चे?
आंसर आया 104। रूट के अंदर क्या आंसर आया मेरा 104। 104 को थोड़ा सॉल्व करें कितना आना चाहिए 104 10 होता तो 100 आता, 2 थोड़ा सा बड़ा 11 होता तो 121 होता, अप्रोक्सीमेशन यूज 100 पॉइंट 10 पॉइंट समथिंग 10.2 ओम के आसपास। देखो भाई 10.2 ओम के आसपास। यहाँ पर ये कितना था 8, यहाँ पर कितना था 6, यहाँ पर कितना था 10, वैसे जोड़ो तो सर 22 आना चाहिए 24, कितना आना चाहिए 24। देखो 8 और 6 कितना होगा 14, 14 प्लस 24 आ कितना रहा है 10, आ कितना रहा है 10। ये भी हो सकता है कि हमसे बोल दे कि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है, बताओ अब इसमें इंपेडेंस कितना होगा। अगर रेजोनेंस कंडीशन में है बच्चे तो इंपेडेंस मिनिमम होगा, उसका इंपेडेंस 10 हो। मिनिमम कितना हो सकता है 10 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस के बराबर ही तो आएगा जब सर्किट रेजोनेंस करेगा। सर्किट जब रेजोनेंस कंडीशन में जाएगा तो करंट को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है और कोई लगा हुआ नहीं है। एक बात और ध्यान दो, 10 से छोटा नहीं हो सकता, Z की वैल्यू 10 से छोटी होना पॉसिबल नहीं है। अरे रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो सकता, हाँ ज्यादा हो सकता है, मिनिमम में 10 हो सकता है, और वो भी तब होगा जब सर्किट क्या कर रहा हो रेजोनेंस कर रहा हो। सर्किट क्या कर रहा हो बेटा रेजोनेंस कर रहा हो। यहाँ पे फेज वगैरह पूछ सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो फेज का भी हमने लिखा है, क्या निकालेंगे बच्चे tan फाई निकालेंगे। tan फाई क्या होगा वही VL माइनस VC अपॉन में VL माइनस VC अपॉन में क्या लिखोगे VR, सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। VL की वैल्यू कितनी है बेटा 60 वोल्ट, VC की वैल्यू 100 वोल्ट अपॉन में VR की वैल्यू कितने हैं 30। कितना आएगा बेटा ये 40 माइनस का 40/30, ये गया यहाँ पर आया 4/3, 4/3 मतलब आया होगा ये 53 डिग्री का फेज डिफरेंस रहा होगा। अब आगे कौन रहा होगा पीछे कौन रहा होगा, जरा ध्यान से देख, यहाँ पर XC बड़ा है किससे बेटा XL से, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा इंडक्टर के वोल्टेज से, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज लीड करेगा। लीड करेगा मतलब करंट आगे होगा, कितना आगे होगा 53 डिग्री। अरे 4/3 ना, याद है वो ट्रायंगल 4/3 वाला, इधर 4 है इधर 3 है इधर 5 है, अगर ये तो 4 है तो यहाँ कौन है बच्चे 53, तो 1053 किसके इक्वल होता है बेटा 4/3 के, 4/3 के, यानी कि 53 डिग्री से मेरा करंट लीड करेगा। यहाँ पर भी निकाला जा सकता है, वही काम आपको करना है। क्या करना है यही XL माइनस XC अपॉन में R, XL माइनस XC अपॉन में R। क्या बात समझ में आई। कब मिनिमम ऑफर होगा जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी। रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट। तो हमने यहाँ पे दो बढ़िया से क्वेश्चन लिखे हैं, अब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस दिया है हमें, यानी कि उसके अक्रॉस वोल्टेज दिया है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है, और कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं दिया, वो पूछा है, जबकि सोर्स का वोल्टेज हमें दे दिया गया कि सोर्स का वोल्टेज जितना है, तो इसमें पूछा गया है फाइंड VC। फाइंड VC यानी कि आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताना है कितना होगा। वोल्टेज अक्रॉस कहाँ बताना है बेटा कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। चलो देखो कैसे निकालेंगे, वही वोल्टेज टोटल वोल्टेज वाली इक्वेशन को यूज करना चाहिए। V टोटल इज इक्वल टू वही अंडर रूट ऑफ वही हमारा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। बेटा डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, या तो वेक्टर का यूज करो या फेजर डायग्राम के थ्रू ऐड करो। क्यों, क्योंकि वही कहानी सेम फेज में नहीं है वोल्टेज और करंट, किस पर L पर और C पर। तो अब यहाँ पर टोटल वोल्टेज दी, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज रखा जाए, ये क्या दिया है बेटा, ये सोर्स का दिया है, तो सोर्स का कितना दिया है। अब पिक वैल्यू कभी यूज नहीं करना है, याद रखें पिक वैल्यू कभी यूज नहीं करना, हम यूज क्या करेंगे आरएमएस वैल्यू। क्या यूज करेंगे बेटा आरएमएस वैल्यू। तो इसकी पिक वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी पिक वैल्यू है सर ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितनी है 500√2। इसकी आरएमएस कैसे निकालेंगे, ई नॉट को √2 से डिवाइड कर दो तो ये आरएमएस बन जाएगी। अरे हाँ कि ना, तो इसको √2 से डिवाइड कर दो आरएमएस बन जाएगी। यानी कि पिक वोल्टेज जो हमारे पास सोर्स से जो आरएमएस वोल्टेज आया वो कितना है
500, याद रखिए 500√2 कौन है, पीक वैल्यू है, हमें कौन से रखना है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एयर वी आर का स्क्वायर यानी कि 400 वोल्ट का स्क्वायर प्लस वीएल यानी कि 700 माइनस वीसी मुझे पता नहीं है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट हट जाए, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, इधर कितना है बेटा 25 1 2 3 4 0, अरे स्क्वायरिंग करेंगे ना, और इधर इधर स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया बच्चों, थोड़ा रेड मार्कर यूज कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर ये हमारे पास आया 5 का 25, 2 0 है तो 40, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 16 इंटू 1 2 3 40, इसका स्क्वायर प्लस 700 माइनस वीसी का होल स्क्वायर, अभी तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसको जरा माइनस करिए, 25 में से 16 कितना गया भाई साहब, 9 1 2 3 0, अरे ये कितना हुआ, क्या 2,50,000 10,00,000 2,50,000 में से 1,60,000 गए, 90,000 बचे, हाँ कि ना, इधर कौन आया, इधर आया 700 माइनस वीसी, और इसका क्या चल रहा है बेटा, होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देख, इसको भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 900 का 90,000 है, 90,000 है तो क्या करूँ, 2 0 है, 2 0 4 0 कर दो और यहाँ पर 3 कर दो, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 300, सोच 3 का स्क्वायर 9 और इसका 2 0 का स्क्वायर 40, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दे, ये कितना आया मेरे पास बेटा, ये आया 3, ये आया 7 माइनस वीसी, तो वीसी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 400 वोल्ट, वीसी की वैल्यू कितनी आई, 400 वोल्ट, बस एक ही इक्वेशन है जिसको ठीक से यूज करते आना चाहिए, वोल्टेज के लिए मैंने ये आपको सॉल्व किया ना। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझ लीजिए कि आप आरएलसी सर्किट में इससे ज्यादा डिफिकल्ट में भी, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो नीट जेई में तो और भी पूछ सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते, या इसी तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो क्या कहा है उसने, बहुत सारे पैरामीटर्स निकालने को कहा है। फर्स्ट उसने आपको सोर्स का वोल्टेज दे दिया जो कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और हमसे कहा गया है बच्चे कि आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके पास इंडक्टेंस दिया हुआ है, आपके पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और हमसे ये पूछ लिया गया है बच्चे कि वी आर एम एस क्या है, जेड क्या है, आई आर एम एस क्या है, वी आर क्या है, वीसी क्या है, वीएल क्या है, सबके वो ऊपर इंडिविजुअली, सबके ऊपर इंडिविजुअली हमसे क्या पूछा है, वोल्टेज, फिर हमसे आईआरएमएस पूछा है, इंपेडेंस पूछा है, वीआरएमएस पूछा है। वीआरएमएस अभी हमने यहां से निकाला, अगर ये वी दिया है तो वीआरएमएस इसका देखो क्या आएगा बेटा, इसको √2 से डिवाइड कर दो तो वीआरएमएस, तो वीआरएमएस मेरे पास कितना है बेटा, 100 वोल्ट, वीआरएमएस कितना है 100 वोल्ट। जेड की वैल्यू निकालना है, चलो आ जाओ, जेड की वैल्यू वही कहानी शुरू करो, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम करेंगे √r स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 1000, तो ये 1000 का स्क्वायर प्लस एक्सेल। अब एक्सेल के लिए सर एक्स तो एक्सेल दिया नहीं है, क्या एक्सेल बच्चे ओमेगा एल लिखा जा सकता है, क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओमेगा टी, क्या ये ओमेगा है बच्चे, कंपेयर करो, ये ओमेगा है ना, 1000 ओमेगा एल, एल की वैल्यू भी दी है, ओमेगा की वैल्यू दी है, तो एक्सएल को क्या लिखा, ओमेगा एल माइनस एक्ससी को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी, ये आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। जैसे सॉल्व कर, इससे पहले कुछ देर के लिए आर स्क्वायर रहने देते हैं, अब एक साथ वेरिएबल्स को पुट करिए, पुट करें वेरिएबल्स को, तो यहाँ कौन आया बच्चे, यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 1000 इनटू एल की वैल्यू कितनी है 2, ये हो गया ओमेगा एल माइनस 1 में ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू फिर से कितनी बच्चे 1000 इंटू सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड यानी कि 10 की पावर -6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और इस सबका क्या करना है आपको, स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व कर ले, सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना गया 3 0 है तो 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, अरे स्क्वायर करोगे ना, कितने जीरो हो गए 6 0। यहां पर
प्लस ये हो गया मेरे पास 2000, इधर देखो 10 की पावर -6 है और यहाँ पर कितना है बेटा 10 की पावर 3, तो 3 जीरो तो गए, -6 ऊपर जाता +6, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1000, उसका क्या करेंगे बच्चे स्क्वायर, 2000 में से 1000 गया तो 1000, अरे हाँ कि ना, तो ये आया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1000 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1000 और 1000 का स्क्वायर भी तो है ना बेटा। इतना बड़ा सा नंबर आ रहा है, पता नहीं कितने पेयर बनेंगे इसके, पेयर बनाओ जरा। मुझे लगता है कि ये 1000 बनेगा, अरे 1000 बनेगा, सोच वन सॉरी सॉरी सॉरी, पेयर बनाओ पहले, जोड़ लो, जोड़ लो, या 2 1 2 3 4 5, 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये 2, जीरोस को बाहर निकालो, जीरो के दो पेयर बन रहे हैं यानी कि 1000 बाहर, आंसर आएगा 1000√2, 1000√2 ohm, this is the set, 1000√2 ohm, this is the set। अब हमसे क्या पूछा उसने, आरएमएस, आरएमएस क्या लिखेंगे बेटा, आरएमएस कैसे लिखा जाएगा, आरएमएस लिखा जाएगा वी आरएमएस अपॉन में जेड, आरएमएस करंट, करंट क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज अपॉन में जेड, जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वी आरएमएस कितना है, ये रहा ऊपर, वी आरएमएस हमारे पास 100 अपॉन में 1000√2, दो जीरो से दो जीरो हुए, 10√2 10√2 10√2, √2 की वैल्यू, 1/√2 की वैल्यू याद है 0.707, याद हो तो 1/√2, एवरेज निकालने गए थे याद है, 707 अपॉन में 10, तो आंसर है 0.070, यहां तक है ना, इसे मैच ना करें, यहां तक। एम्पियर, ये मेरे पास करंट है, फिर मुझसे पूछा गया वी आर क्या होगा, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी कि इसमें से करंट कौन जा रहा होगा, आई आर एम एस इंटू इसका रेजिस्टेंस आर, सेम यहां पर आई आर एम एस इंटू इनका एक्स सी, इसका क्या निकालेंगे बेटा, इसका पहले निकालेंगे ओमेगा सी, तो आई एक्स सी चाहिए मुझे, और इसके अक्रॉस चाहिए तो वही आई आर एम एस एक्स एल चाहिए, एक मैं निकाल देता हूं, दो आप निकालेंगे, आई आर एम एस की वैल्यू बोलो 0.0707 इंटू आर की वैल्यू 1000, आर की वैल्यू 1000, सॉल्व करें क्या आंसर आया, 1000 है तो उसको पीछे धक्का मार दो, 70.7 वोल्ट, 70.7 वोल्ट, कुछ इसी तरीके से एक्स सी आपको चाहिए तो 1/ओमेगा सी करेंगे, ओमेगा कहां से मिलेगा, ये रहा, सी कहां से मिलेगा, ये, अगर एक्सएल चाहिए तो ओमेगा एल करेंगे, ओमेगा क्या होगा 100 1000, और एल क्या होगा बेटा 200, तो आई होप कि आप ये दो खुद करेंगे, और यहाँ आप अपने हमारे लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में, और हम पढ़ेंगे एनर्जी इन एसी सर्किट या पावर इन एसी सर्किट। ओके, थैंक यू।